नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों पर नया विवाद सामने आ गया है। इस मामले में गांधी परिवार की मुखिया सोनिया गांधी से भी सवाल किए जा रहे हैं। पीएम म्यूजियम के एक सदस्य ने सनसनीखेज आरोप लगाए और सियासी गलियारों का पारा हाई कर दिया। अहमदाबाद बेस्ड इतिहासकार और प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। उन्होंने सोनिया गांधी से नेहरू जी की वो चिट्ठियां दिलवाने की अपील की है जो उन्होंने यूपीए शासनकाल में अपने घर मंगवा लिए थे। रिजवान कादरी का कहना है कि साल 2008 में सोनिया गांधी ने 51 बक्सों से भरकर नेहरू जी से जुड़े दस्तावेजों को हटवा लिया था, वापस मंगवा लिया था। आरोप है कि इनमें वो लेटर्स भी थे जो नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन एडविना और आईक्यू मास्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, लोकनायक जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित और कई बड़ी हस्तियों को लिखी थी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और सीधे गांधी परिवार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि इन लेटर्स को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सजोए जाने की जरूरत है, इन्हें देश के सामने लाए जाने की जरूरत है ताकि इतिहास के अनछुए पन्नों को भी पलटा जा सके। जबकि कांग्रेस ने इन लेटर्स को नेहरू गांधी परिवार की धरोहर बताया। अब सवाल उठता है कि क्या नेहरू जी को लेकर सियासत अभी और तल्ख होने वाली है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रधानमंत्री का नाम लेकर, नेहरू जी का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप नेहरू गांधी परिवार पर लगाया था। और अब एक और नया विवाद नेहरू जी को लेकर सामने आ गया। दहाड़ में आज हम इसी मुद्दे पर सियासी उठापटक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के सदस्य रिजवान कादरी ने दावा क्या किया है, आरोप क्या लगाए हैं, ये सुनते हैं। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी आपको सुनाएंगे। महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे और हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसको समझ सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, इसका मतलब है, और उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी जहाँ तक मुझे पता चला है वहाँ है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री से कहने लगूँ कि रोज़ आप जो ट्वीट करते हैं, इंटरनल मेल भेजते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं, वो हमें दिखाइए, तो क्या सच होगा? 51 से ज़्यादा डब्बे होंगे आपके और अमित शाह जी के बीच में क्या बात होती है वो हमें बताइए, क्योंकि म्यूजियम में तो आपका नाम भी है। ये कोई इसमें कुछ तर्क है क्या? अगर हम कहें कि आप सीक्रेट में जितनी बातें करते हैं हमें बताइए। अगर मैं ये बात कहने लगूं तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि संदीप जी आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो गलत है। तो ये थोड़ी है कि किसी परिवार की चिट्ठियों का, और जैसे मैंने कहा कि नेहरू जी ने जितनी चिट्ठियां लिखी थी, जितने दस्तावेज बनाए थे, सब तो ऑलरेडी उनके सेलेक्टेड वर्क्स में प्रिंटेड है। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो एज टू व्हाट वाज इन दीज करस्पॉन्डेंस बिटवीन से नेहरू जी एंड लेडी माउंटबेटन, बिटवीन नेहरू जी and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji. तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले आज के सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल कि क्या नेहरू जी की चिट्ठियों को सोनिया गांधी ले गई थी, उसके पीछे कारण क्या था? क्या नेहरू जी की चिट्ठियों में कोई राज छिपा था? क्या पूर्व प्रधानमंत्री की चिट्ठियां राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? क्या नेहरू जी के नाम पर यह एक और सियासत का मुद्दा खोजा जा रहा है? और क्या नेहरू जी की चिट्ठियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राधिका खेड़ा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, अजय वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, विजय राठी साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और कपिल कुमार जी इतिहासकार और साथ ही सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और कपिल सर, पहला सवाल आपसे ही, आखिर कायदा क्या है जो 1971 में लेटर सौंपे गए थे तब मेमोरियल को, नेहरू मेमोरियल को, उसको अगर वापस लिया गया है तो कायदा क्या है, कानून क्या कहता है, प्रोसीजर क्या होना चाहिए? देखिए, एक इतिहासकार होने के नाते मेरी कुछ इस पे जो पूरे विश्व के अंदर चीज़ें मानी जाती हैं। पहली बात तो ये है कि नेहरू जी ने जो भी चिट्ठी प्रधानमंत्री के रूप में दस्तखत की है, अगर उस पे नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो संपत्ति है पीएमओ ऑफिस की। ठीक है, वो संपत्ति किसी निजी पार्टी या परिवार की नहीं हो सकती। मतलब वो राष्ट्रीय धरोहर है, डॉक्यूमेंटेड है। वो राष्ट्रीय धरोहर है और उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। जैसे अभी मैं संजय दीक्षित जी को सुन रहा था, संदीप दीक्षित, संदीप दीक्षित जी, बड़ी अजीब बात इन्होंने कही कि रोज का ट्विटर दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए। अरे भाई, कानून बने हुए हैं कि कौन सी फाइल कब डिक्लासिफाई की जाएगी, कब लोगों को दिखाई जाएगी, कितने वर्ष की मियाद होगी उसके अंदर। कुछ 30 वर्ष बाद होती है, कुछ 50 वर्ष बाद होती है, वो खोली जाती है उस तरीके से। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है ये 2008 की नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन दिनों खुद जूनियर फेलो होता था उस समय नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में सोनिया जी ने ये जो है राजन करके जो सेक्रेटरी होता था नेहरू फंड का, उसके थ्रू वहाँ पे प्रोफेसर रविंद्र कुमार उस समय वहाँ पे डायरेक्टर होते थे, उनके थ्रू पहली बार ये लॉट मंगाया था। और उसके बाद में जो हुआ, तो क्या किस प्रोसेस के जरिए मंगाया गया? कुछ प्रोसेस के जरिए नहीं, ऐसे बोला कि लेके आइए, कुछ मेरा प्रोसेस के जरिए भैया कागज ले आइए। हाँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं मेंबर सेक्रेटरी एक्ट कर रहा था ICHR का 2004 के अंदर। फोन आया मुझको अर्जुन सिंह जी के यहाँ सेक्रेटरी का कि आप ये एक सस्पेंडेड है यहाँ का ICHR का मेंबर सेक्रेटरी, उसकी फाइल लेकर के चले आइए यहाँ पे ऑफिस के अंदर। तो मैंने उस फाइल को सील किया और मैं गया और मैंने कहा इस फाइल की मुझे रसीद दे दीजिए। बोले क्या मतलब? मैं कहा जब आपको फाइल चाहिए, ICHR की फाइल चाहिए मिनिस्ट्री के अंदर आपको, तो मैं दे रहा हूँ फाइल आपको, सील्ड है और मुझे इसकी रसीद दीजिए। बोले हम कोई रसीद नहीं देंगे, फाइल खोल के दिखाइए। मैं कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, और मैं वापस लेके चला आया उस फाइल को पूरा। यानी कि जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। देखिए, ऐसा एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इतिहास को दबाने से या इतिहास को तोड़ मरोड़ने से या डॉक्यूमेंट्स को छुपाने से इतिहास छुपता नहीं है। और एक उदाहरण दे दूंगा आपको। एक पत्र है नेहरू का, 1 अप्रैल 1948 का लिखा हुआ, इंग्लैंड के राजा के नाम। उस पत्र में लिखा है कि मैं भारत की डोमिनियन का प्रेसिडेंट, आपकी भारत की जो डोमिनियन की कैबिनेट है उसके बिहाफ पे आपसे ये अनुमति मांगता हूं कि राजगोपालाचारी को दूसरा गवर्नर जनरल भारत का बनाया जाए। और ये डॉक्यूमेंट हमको मिलता है ब्रिटिश आर्काइव से। हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंट क्यों गायब कर दिया गया पूरा का पूरा? हमारे यहाँ नहीं मिलता। नेताजी को लेकर के जो नेहरू की मैं उस पर आऊंगा, बस आखिरी सवाल इस पहलू में छोटा सा जी, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? क्या वो गांधी परिवार की मिल्कियत थी या पब्लिक प्रॉपर्टी थी? ये देखिए, मैंने बताया, अगर नेहरू जी ने कोई पत्र खाली जवाहरलाल नेहरू करके लिखा हो किसी को, प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने जो लेटर्स लिखे थे उन लेटर्स को वापस लेने का बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। पीएम मेमोरियल के एक सदस्य ने भी बाकायदा इसको लेकर जानकारी दी और उसी पर पूरा सियासी मुद्दा यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। और अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सवाल वही है कि आखिर ऐसा था क्या, लेटर्स वापस लिया गया कि? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। देखिए, सरकार के पास ना तो नौकरी पर डिबेट करने का मौका है, ना रोजगार पर, ना विकास पर, ना देश की सोशल फैब्रिक पर। इनसे पूछिए, इन लेटर पर केवल कांग्रेस, वैसे कहेंगे नहीं साहब, कांग्रेस के बिना, नेहरू जी के बिना और कांग्रेस, नेहरू जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी के बिना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे से लेकर छोटे से बड़े वीर बयानवीर नेता अभिनेता, चाहे मोदी जी हो या छोटे हो, ना उनका खाना हजम होता है, ना उनकी डिबेट पूरी होती है, ना उनकी सरकार चलती है। क्योंकि काम करना नहीं है इन्हें देश में, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। रुपया का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि शर्मनाक स्टेज आ रही है भारत की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे भारत की हंसी खुशी खत्म होती जा रही है। हंगर इंडेक्स पे चले जाइए तो भूखमरी के कगार पर लोग 80 करोड़ से 1 अरब होने जा रहे हैं।
तो इन लेटरों से अगर सरकार को मिल भी जाए तो ये सरकार करेगी क्या? 2014 से 24 के बाद जिस भारत का उदय हुआ था, जिस भारत की खोज की गई थी, उन खोज को उसको ही देख लीजिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ ले जा रहे हैं। हम लोग सही मायनों में रसातल में जा रहे हैं और भारत अब दोबारा पुनः गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अब अडानी साहब का गुलाम हो गया है भारत। लेटेस्ट वापस लिए गए क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब अडानी साहब का गुलाम हो गया है भारत। मैं क्या पूछ रहा हूँ अजय जी, लेटेस्ट वापस लिए गए क्या? अरे भैया, ले भी लिए या नहीं लिए ये मुद्दा ही नहीं है, इनका यूज क्या है मुझे बताइए। नहीं, या तो लिए गए या तो नहीं लिए गए होंगे, और लिया गया तो कैसे लिया गया, वही इनका पूछ रहा हूँ यूज क्या है मुझे बताइए, भारत के विकास में मैं। या क्या योगदान है? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह गई क्योंकि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री लिखा था, यही कहा जा रहा है। नहीं, इसमें अगर वो लिए गए या ना लिए गए, मुझे तो बताइए कि इसका यूज क्या है इस वक्त। आप रोजगार की बात करिए, आप भारत के विकास की बात करिए, भारत के हालात क्या है की सौरभ बात जी करिए। बताइए, हर बार नेहरू नेहरू नेहरू, कब तक नेहरू? देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी जो प्रधानमंत्री का पद है वो जो है वो कोई ऐसा पद नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी उसमें कार्य करें और वो जो है समाज के सामने नहीं आना चाहिए। एक जो है संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। मैं मानता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री थे, सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो उन्होंने जो जो कार्य किए उस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो चाहे वो कहा जाता है कि 2-2 महीने टूर पर बाहर रहते थे, वो यात्राएं भी उनकी जो है वो सरकारी खर्च पे होती थी, तमाम सुख सुविधाएं भी उनको जो है सरकारी खर्च पे मिली थी। तो जो भी वो कार्य भी कर रहे थे, चिट्ठियां भी लिख रहे थे, वो भी सरकारी तौर पे जो है वो कभी भी उसको हमेशा सामने ही रखना चाहिए, उसको आप छुपा करके उसको नष्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, 2 प्रकार से मैं एक बताता हूँ। एक चिट्ठी तो उनकी सार्वजनिक हुई थी जो तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने आरक्षण के खिलाफ लिखा था। उसमें साफ साफ जग जाहिर हुआ था कि मैं किस प्रकार से आरक्षण का विरोध करता हूं, आरक्षण के खिलाफ हूं और नौकरी के अंदर आरक्षण तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सारे मुख्यमंत्रियों को लिखी थी चिट्ठी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने। तो ये वहां पर अगर उस चिट्ठी से आरक्षण के मुद्दे पर अगर कांग्रेस का आकलन करना हो तो नेहरू जी का आकलन किया जाए, और फिर जो अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके घूमते हैं उसका भी आकलन करना चाहिए। दूसरी बात तो वही तो अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी सियासत करने के लिए आपको 1963 वाले मुद्दे खोजने पड़ रहे हैं। सियासत है ही नहीं साहब, सियासत नहीं, आप समझिए। वो एक महत्वपूर्ण पद पे थे, संवैधानिक पद पर थे। उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जिस प्रकार से अंग्रेजों की बात हो रही है वहां पर किस प्रकार से उनको चिट्ठियों में लिख करके बातचीत हुई, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं इस मंदिर के लिए 1 रुपया सरकारी खर्च नहीं दूंगा। वो चिट्ठी भी तो बाहर आनी चाहिए, और तमाम चिट्ठियां इसलिए बाहर आनी चाहिए। सुन लीजिए अभी, अरे भाई साहब सुन लीजिए, तमाम चिट्ठियां इसलिए बाहर आनी चाहिए कि जो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते आपने देश हित में कार्य किए, और देश के अगर वो देश हित में गए या देश विरोध में गए वो सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक है राधिका खेड़ा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2010 में डिजिटल करने का फैसला लिया गया, ये संबित पात्रा जी ने कहा। रिजवान कादरी कह रहे हैं कि 2008 में ही लेटर को वापस ले लिया गया था। तो आखिर इतने साल बाद ये मुद्दा अब अचानक से कहां आया? राधिका जी देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि नेहरू जी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है कि देश की धरोहर है। अगर वो मानते हैं कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, देश की धरोहर है, और हमें बचपन से जब हम स्कूल में होते हैं तो आपको याद होगा, आपने भी पढ़ी होंगी, लेटर्स टू माय डॉटर, हम लोगों को समर हॉलीडेज में, वेकेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के चिट्ठियां पढ़ने को मिलती थी। कई कई स्कूलों में कोर्स में भी था। तो अगर वो चिट्ठियां हमें सिलेक्टिवली पढ़ने को दी जाती हैं, जो गांधी परिवार चाहता है लोगों तक पहुंचे, तो बाकी चिट्ठियां भी क्यों नहीं देश की जनता के पास आनी चाहिए? क्यों सिर्फ जब उनकी बेटी और उनके बीच में जेल से लिखा हुआ संवाद पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो वो देश की धरोहर है, जो देश के अहम मुद्दों के बारे में चर्चा है, जैसे कि जिन्होंने पिटीशन डाली और जिन्होंने दरख्वास्त करी म्यूजियम वालों ने, कि उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। और ऐसा क्या है कि आप 51 बक्सों में उनको अपने पास मंगवा लेते हैं जब आपकी सरकार होती है, और उसके बाद से आपसे जब से मांगा जा रहा है, जब डिजिटाइजेशन हो रही है, आप उस पर चुप्पी क्यों बैठे हो? आज सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं या कल क्यों नहीं पूछा, इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि 2008 में सबसे पहली बात यह है, आपने अपने घर में किस हक से वो 51 डब्बे मंगवाए? सोनिया गांधी जी कौन है? क्या वो देश की प्रधानमंत्री थी कि वो देखना चाहती थी कि क्या संवाद हो रहा है? क्या वो देश की प्रेसिडेंट थी? कौन है सोनिया गांधी जी? और मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ठीक है, हमने इंदिरा गांधी जी के पुराने घर का म्यूजियम बनाया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, म्यूजियम है, पर ये दोनों म्यूजियम कैसे गांधी खानदान की प्रॉपर्टी हो गए? आपको पता है जब ये जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ आपने कानूनी जवाबदेही उनकी तय की 12 सालों में, और 14 से लेकर
24 तक 11 देखिए, साल अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, तो सबसे पहले तो कानूनी कार्रवाई 2008 में जिस महिला ने वो मंगवाई उनके ऊपर करी जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से तानाशाह रूल रहा है इनका। ये लोग वो है जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, और जब ये जवाहरलाल नेहरू जी के 3 मूर्ति वाले घर को, उस म्यूजियम को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, इंदिरा जी का जो म्यूजियम है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, और इतने हद तक कि जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी का पहला घर था, जहां पे ये म्यूजियम है, सुनिएगा मेरी बात, मैं सबसे आखिर तक इंतजार कर रही हूँ और सबने बहुत लंबा लंबा बोला है, तो बीच में टोकिएगा मत। जिस घर में ये म्यूजियम बना था वहां पे एक हिस्सा था जहां पे सब्जियां उगाई जाती थी, और मैं बता रही हूँ क्योंकि हम जब वहां पे जाते थे, वहां पे लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, तो एक एरिया था जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती थी, और जब हम पूछते थे ये सब्जियां गार्डनर से कि किसके लिए उगाई जा रही है, अलग अलग ऑर्गेनिक इंपोर्टेड सब्जियां जो यहाँ पे अधिकतर उगती नहीं थी उनको उगाया जाता था, तो पूछते थे किसके लिए है, तो कहते थे ये गांधी परिवार के घर जाती है। वो म्यूजियम देश की धरोहर था, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री का घर था, उसको आप अपने फार्म लैंड के लिए यूज नहीं कर सकते थे कि एक एरिया को कॉर्डन ऑफ करके आप अपनी सब्जियां उगा रहे हैं। ऐसी बहुत चीजें हैं जिनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के गांधी परिवार इस्तेमाल कर रहा था। चलिए ठीक है राधिका जी, मुझे उम्मीद है आपने उस वक्त भी इसके खिलाफ आवाज उठाई होगी, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। विजय जी से एक रिएक्शन, फिर अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। विजय राठी साहब, एक तरफ बीजेपी है जिसके मुताबिक, और एक फैक्ट इसमें यह भी है कि जाहिर तौर पर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय धरोहर है, और बिना किसी के इजाजत के, बिना किसी कानूनी दांवपेच को समझे अगर उसे पर्सनली मंगाया गया तो वो तो नियम कायदे के खिलाफ है ही। राठी साहब देखिए, ऐसा है, आज बड़ी विडंबना है कि इस देश में जब नौजवानों को करोड़ों नौकरियां चाहिए, तो आज हम इतिहास के वो पन्ने पलट रहे हैं कि जिनके बीच में चिट्ठियां, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। तो जब मैं ये बात बोलूंगा तो उसमें कहेंगे कि अपने इतिहास को जानने की क्यों नहीं इच्छा होनी चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इतिहास विजय जी आप बात पूरी करिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात समझिए ना, 2008 में जब वापस मुलाया गया होगा, उन लेटर्स को मंगा लिया गया होगा, तब भी रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और उसमें तो इन्फ्लेशन की स्थिति हम समझ रहे हैं, डिप्रेशन वाला दौर रहा होगा, उस समय भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। कि मुझे तो कुछ महीनों से लग रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। जितने भी मुद्दे हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो प्राइम टाइम हो या देश में हो, पिछले इतिहास के चल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की कोई बात नहीं होती इसमें। अगर ये चीजें, देखिए, लेटर है नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी बताएगी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो ले या नहीं ले, वो कांग्रेस बताएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ये तो बताइए, उन चीजों को भी सार्वजनिक कीजिए ना, कि आरएसएस ने क्यों अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लहराया, क्यों उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, क्यों आरएसएस ने ये कहा कि जो आजाद हिंद फौज है उसको अपनी ताकत मुसलमानों के खिलाफ लगानी चाहिए, देश के लिए नहीं। कितने लोग ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से जुड़े हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के क्रांतिकारियों से गद्दारी की, वो भी देश के सामने आना चाहिए ना। इतिहास देखो, बीच में बोलना शुरू कर दिया ना, जैसे ही मैं बोलूंगा नाम बताओ ना, जनरलाइज स्टेटमेंट, तुम्हें इतिहास की नॉलेज है, पहले बोलने, इतिहास पढ़ा है आपने, आप किसके आगे बोल रहे हैं बेकार के तथ्य? कौन सा इतिहास? अरे तथ्य बोलिए, खाली वक्तव्य मत दीजिए, अभी नए तथ्य पे बात करिए। इतिहास बता रहे हो ना, बीजेपी वाला पूरा इतिहास नहीं बताओगे तुम, तथ्य पे बात करिए। मैं इतिहासकार हूं, मैं बीजेपी का इतिहासकार नहीं हूं। बताइए, समझिए, तुम्हारे मुलायम सिंह का इतिहास बता दूं? गोडसे बताइए कौन था, गोडसे गांधी का हत्यारा था कि कौन था आरएसएस का, बताइए, अगर आप इतने बड़े इतिहासकार हैं। तो गोडसे को कौन मना करता है कि हत्यारा नहीं था? कौन मना करता है हत्यारा नहीं था? तो आरएसएस अंग्रेजों का गद्दार था कि नहीं था, दोस्त था कि नहीं था, भारत का गद्दार था? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, मुझे डॉक्यूमेंट तो दे दो एक दिखाने को। ये आपसे मैंने सवाल पूछा, आरएसएस क्या भारतीय आजादी में लड़ा कि नहीं लड़ा, बताइए टीवी पर। जी हाँ, लड़ा है, और सबूत दो आपको, सबूत देने शुरू करूँ आपको? कौन लड़ा? सबूत देने शुरू करूँ आपको? नाम बताइए, हाँ नाम बताइए ना, सबूत दीजिए। नाम? इतिहासकार सिर्फ आप नहीं है कपिल जी, इतिहास हमने भी पढ़ा। हाँ, बहुत पढ़ा है आपने, बिपिन चंद्रा और रोमिला थापड़ का इतिहास पढ़ा है, लेफ्टिस्टों का इतिहास पढ़ा है आपने। आपने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का इतिहास पढ़ा है? नहीं, मैंने उनका नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाया उनको, समझे? वो मेरा इतिहास पढ़ते हैं, जब मैं तथ्य निकाल के लाता हूं तो बताऊं आपको तथ्य। आपने अगर रोमिला थापर, विपिन चंद्र, सुभाष दुबे नहीं पढ़े तो आपने, चलो ठीक है, ठीक है, आपने बीजेपी का इतिहास पढ़ा है ना? ठीक है, मैंने बीजेपी की बड़ी किताब लिख दी, बीजेपी वालों ने। बीजेपी ने किताब कौन सी लिखी है इतिहास की? भाई मुझे एक किताब तो दिखा दो बीजेपी की लिखी हुई। ठीक है, ठीक है कपिल सर, मेरा सवाल आपसे है, आरएसएस का 5 ठीक है राठी साहब, ठीक है, ठीक है राठी साहब, हो गया, आरएसएस का 5 जन हो गया राठी साहब, राठी साहब हो गया। कपिल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दे। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। कपिल सर, ठीक है,
इंटरप्ट मैं भी कर सकता था। राठी मुझे जी हो गया बोलने ना, दीजिए। अब तो रुक जाइए, मैं अब नहीं, रुक जाइए। दो सेकंड मुझे देना जल्दी पड़ेगा। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया, उसकी हम आरटीआई नहीं मांग सकते? हम जानकारी में कहां से पैसा आया, आप उसको सार्वजनिक कीजिए ना। आप चिट्ठी के पीछे हैं किसानों का, नौजवानों ठीक का, है, महिलाओं ठीक है, का, सबका पैसा उसमें गया। ठीक है, पीएम केयर फंड पे उनका सवाल है, इस पर मैं राधिका जी से जवाब लूंगा। लेकिन ठीक है, कपिल सर, मेरा सवाल यही है, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस, क्या है, और अगर नहीं फॉलो हुआ तो कानूनी कार्रवाई, ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी भी है ना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हाँ। प्रोफेशनली, हाँ, पॉलिटिक्स से अलग रख के। नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाया गया, ठीक है, उसी के अंदर एक नेहरू लाइब्रेरी भी बनाई गई, उसी के अंदर एक मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन भी बनाया गया, उसी सेक्शन के अंदर ये सारे दस्तावेज दिए गए, ठीक है, स्कॉलर्स को देने के लिए। अब मुझे बताइए कि एक तो ये गलत है कि 2008 में हुआ है, 8 में नहीं हुआ ये। पहली बार इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में राजन, जो नेहरू फंड के वहां पे सेक्रेटरी थे, उन्होंने 1985 के अंदर कई फाइलें सोनिया गांधी के कहने पे वहां से वापस मंगाई। ठीक है, जब आप वहां दे चुके हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, तो फाइलें वापस क्यों मंगवाई गई? उसके बाद 2008 में हुआ ये, फाइलें वापस मंगवाई गई, और वापस ही नहीं मंगवाई गई, जलाई भी गई वहां पे कई फाइलें। क्यों हुआ ये? मैं वही पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कार्रवाई क्या हुई अगर ऐसा हुआ? भाई फिर मुझे बताइए, कांग्रेस ने खुद इन फाइलों को क्यों दिया था वहां पे? इसका जवाब क्यों दिया था मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर? क्यों दिया था रिसर्च स्कॉलर्स को? और आज भी हम जो फाइल वहां पे देखते हैं जाकर के, एआईसीसी की, कांग्रेस की, नेहरू पेपर, मोतीलाल नेहरू पेपर, हम सब देखते हैं जाकर के, फिर क्यों रखे हुए हैं वहां पे? इसीलिए मैंने एक बात कही कि देखिए, जो फाइल नेहरू ने, जो चिट्ठी या वो एज प्राइम मिनिस्टर साइन की है, वो या तो पीएमओ की धरोहर है या नेशनल आर्काइव्स की धरोहर है। उस पे कानून बन सकता है कि भाई ये 30 साल बाद दिखाई जाएगी, 50 साल बाद दिखाई जाएगी। अगर नेहरू अगर जो बीजेपी कोर्ट कर रही है, सुनिए ना, सुनिए, आप इसे पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी कोर्ट कर रही है जो 1971 से लेकर 2008 तक, तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था। देखिए, ऐसा है, वापस लेना गलत था, ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे क्या सीक्रेट से मुझे पर सवाल उठाया जा रहा है? बीजेपी क्या कोर्ट करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती, मैं इसमें सियासत नहीं निकालना चाहता। मैं सिर्फ एक इतिहासकार होने के नाते बात ऐतिहासिक दस्तावेजों की कर रहा हूं इसके अंदर लेकर के, कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को उपलब्ध होना चाहिए स्कॉलर्स के लिए। उस पर अवधि लगा दी जाती है कि वो इतनी अवधि बाद खुलेगा या इतनी अवधि बाद खुलेगा, पूरा लेकर के। और खुद कांग्रेस ने ही इस लाइब्रेरी को और म्यूजियम को बनवाया था, खुद ही वहां पे दस्तावेज भेजे थे, फिर इन्हें वापस मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है जी, कि कोई राज ऐसा छिपा है जिससे दिक्कत है क्या? जी, मैं वो भी बता देता हूं। मैं अजय जी, हाँ, अजय जी से पूछ लीजिए, नहीं मैं बता दूंगा। देखिए, पहले आपकी सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं साहब। नहीं, आप कहिए, मैं आपके बाद में बोलूँ। नहीं, अजय बोलिए। देखिए, हम ही ने खुद भेजा, खुद दिखाया, और हम ही मंगा लेंगे, सिवाय भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए, अडानी पे चर्चा ना हो, जेपीसी ना हो, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने नया एक एजेंडा, नया पैटर्न एक निकाल के लाए। इस तरह की इनकी आदतें हैं, और ये केवल ये काम हिरेन जोशी लिख के दे देते हैं बीजेपी के लोगों को, बीजेपी को, और इनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को। और हिरेन जोशी जो लिख के दे देते हैं, वो पाठ्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता यहाँ बैठ के वाचन करते हैं, और उस वाचन के बाद बताइए, उस वाचन के बाद इन पे और मैं पूछ रहा हूँ अजय जी, क्या लेटर मंगाया ही नहीं गया था, आप ये कह रहे हैं, या मंगाए गए थे? ये बताइए ना बस। मैं यही तो आपसे पूछना रहा हूँ भाई, आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारी संवैधानिक संस्था है, आप अरेस्ट करा लीजिए, भेज के मंगवा लीजिए, आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आपकी फेलियरिटी का, आप तो विश्वगुरु हैं, 196 कंट्रियों में आप नंबर 1 है, आपके पास पेगासिस है, आप किसी को चाहे लगा सकते। लेटर अगर हटाया गया तो उसके पीछे कारण क्या रहा? हजूर, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप बिना सबूत के बात करेंगे, आप बिना मुद्दों के चर्चा परिचर्चा करेंगे, जब आपके पास सारे साधन है। सरकार आपके उल्टा आप सवाल हमसे पूछते हैं, अरे भाई आप कार्यवाही कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, हर मुद्दे पे आप सवाल जनता से उल्टा। संसद आप नहीं चलने दे रहे हैं, पहली बार 70 साल में हम देख रहे हैं, और हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उल्टा, हमसे विपक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं। विपक्ष का काम है। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए। और नहीं, इनका एजेंडा है, इन्हें केवल अडानी को बचाना है, और भारत से इनका कोई मतलब। अच्छा, ठीक है। अब अजय वर्मा जी को तो एक बीमारी हो चुकी है, हर चीज ठीक है, पर्सनली नहीं, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। हर चीज आपकी ठीक, कोई बात नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे, सवाल जवाब देंगे। ठीक अजय जी, प्लीज अजय जी, मैंने राधिका जी को भी रुका, उनको भी क्षमता रखी है। ठीक, ये आप लोगों का इमरजेंसी का इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की सरकार। ठीक है, राधिका जी बात करिए। मोदी जी का 2014 से जो 24 चल रहा है, वो इमरजेंसी अच्छी थी, वो इमरजेंसी कह के लगाई गई थी, और ये तो बिना कहे इमरजेंसी लगाई जा रही है।
चुप रहिए, मुंह मत खुलवाइए नहीं, मेरा। नहीं, आप बोलिए। अब देखिए, यहाँ पे समाजवादी सीमाओं में पार्टी के बोलिए आप। प्रवक्ता बड़ा बड़ा इतिहास का ज्ञान दे रहे थे, तो ऊपर इतिहास से का नीचे ज्ञान तक मैं उनको यहाँ पे दे मंगलसूत्र देती हूँ। छीन लेंगे, देखिए, मैं इस तरह की डिबेट बेटी नहीं कर छीन सकती। लेंगे, इनको आदत होगी गुजरा बच्ची करा देंगे। बाजार आपसे ये बनाने अजय की। उम्मीद जी है। सुन लेते इसी हैं, सुन भाषा लेते की हैं। उम्मीद है। ठीक, ठीक। आपके ऊपर से नहीं नहीं नीचे अजय जी नीचे प्लीज, तक अजय जी, सारे अजय जी सबके ब्लड में उन्होंने यही सुना, बात है। उन्होंने सुना है, उन्होंने लायक सुना, आप भी है सुन स्टूडियो में लीजिए बिठाने please। के। मेरी गुजारिश है, बोलिए। ये देखिए, इतिहास के पन्नों पे चलते हैं तो इतिहास की जब चर्चा हो रही थी, आरएसएस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वो कमरा है जहां पे वीर सावरकर जी को रखा गया था जब वो गिरफ्तार हुए थे। ये ऊपर वाला कमरा नेहरू जी का है, नीचे वाला कमरा गांधी जी का है। फर्क साफ दिख रहा है कि कौन कैसे हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कितना भुगता है और कौन नहीं भुगता है। किसी को किसी आगा खान के पैलेस में रखा गया था, किसी को किसी पैलेस में रखा गया था, और पूरे ऐशो आराम के साथ। फिर दिखा देती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कितने ऐशो आराम, बिस्तर से लेकर किताबों से लेकर, और वहां पे सोफे भी है, और वीर ठीक है। सावरकर राधिका जी, कहाँ थे? कार्रवाई क्यों ये नहीं हुई इतिहास है। आपकी सरकार और जो में? यहाँ पे सवाल ठीक। पूछा गया था कि हाँ। आरएसएस के बारे में, तो आरएसएस सरकार नहीं थी, आरएसएस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री है, जिसको इस देश ने उसके बाद चुना, पहले तो हमारे पे थोपा गया, मालिक जबकि बैठे बनना हैं सरदार और वल्लभ भाई साहब पटेल जी खड़े को हैं। था। तो देश इतिहास के की बात प्रधानमंत्री करते की ये हैं तो करीब। सारे ठीक है राधिका जी, पहले चले जो मैं जाने सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है, वो कह रहे हैं ईडी भी आपकी है, सीबीआई भी आपका है, इंटेलिजेंस भी आपकी अगर है। इनको इतनी समझ होती कि इसके अंदर ईडी और सीबी, इसमें ईडी जाएगी उनके यहाँ पे, थोड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए कि ईडी जाएगा कौन है। और हाँ, हमारी सरकार है, इसलिए वो चिट्ठियां आएंगी और देश के सामने सार्वजनिक होंगी, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो सोनिया गांधी जी इस देश की धरोहर को मिटाने का काम कर रही हैं, जॉर्ज सोरोस मालिक के को साथ बचाना मिलकर है, देश जो को पूरी बदनाम सरकार करने और का उसका काम कर रही तंत्र है। और प्रचार अजय जी, किसी सुनिए, को नहीं अजय जी, चाहिए, सुनिए, बहुत सुनिए, जिम्मेदारी अजय से सुनिए। आपके चैनल पे देखिए। कह रही हूँ, उनको जवाब देने पड़ेंगे कि 50 कि उन्होंने ये 51 बक्से किस हैसियत से वहां मंगवाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी पूछा जाएगा कि आपने अपने कार्यकाल में कैसे ये आने दिए। प्रधानमंत्री तो वो थे, हम सब जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलते थे, पर इतना रिमोट कंट्रोल कि आपने 51 डब्बे वहां से निकलने दीजिए। अब गांधी परिवार को ये एक्सेप्ट करना होगा, और ये सामने आ चुका है, और देश की जनता लगातार 10 साल से जवाब दे रही है कि ये देश आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और जो देश की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो एक एक करके ठीक आपको है, देश को ठीक। वापस लौटानी पड़ेगी। ठीक है सौरभ जी, ऐसा क्या राज हो सकता है? और अगर राज बीजेपी कह रही तो वो तो पब्लिक डोमेन में था ना भाई, 71 से 2008 तक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी मैं अथॉरिटी जिसके अभी- पास आपके पास हूं। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी फिलिस्तीन का बैग लेकर के प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, और उसका समर्थन जो है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जो है सब फवाद चौधरी ने किया, यही सब कुछ आंकड़े हैं जो आगे जाकर के देश में भविष्य में आएंगे तो युवा पूछेंगे कि हमारी जो है प्रियंका गांधी जी जो सांसद थी वो क्या लेकर के घूम रही थी, किस देश का बैग लेकर घूम रही थी। वही खेल नेहरू जी के साथ है। नेहरू जी ने जो जो किया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जो कर रहे हैं, क्या वो युवाओं को, यंगस्टर को जानना नहीं चाहिए? इस देश में अधिकार नहीं है क्या आज के युवाओं को कि हमारी पीढ़ी में जब पहले प्रधानमंत्री, अगर वो राज था तो वो तो नेहरू जी पब्लिक बने- डोमेन में था ना, और सुनिए 71 से 2008 कितना- तक। कितना खतरनाक रास्ता है। देखिए एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल लिखा था। ये उनका सच था। नेहरू जी ने 22 अक्टूबर किसका रेफरेंस दे रहे हैं बताइए, रेफरेंस बताइए। मैं दे रहा हूं, भास्कर न्यूज का दे रहा हूं, जनसत्ता का दे रहा हूं, दैनिक भास्कर, तमाम न्यूज पोर्टल का ही दे रहा हूं। देखिए 22 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, जिसमें लिखा था कि इस देश में मस्जिदों को दोबारा से बनाया जाए तोड़ करके। तो क्या ये सारे सत्य जो है वो मैं कपिल सर आऊंगा, आने प्लीज। चाहिए क्या? ये जो चिट्ठियां हैं ये सार्वजनिक है, न्यूज पोर्टल पर लिखा हुआ है, हम जब मानते हैं उस बात को। लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि आपने रातों रात उन चिट्ठियों को मंगाया, रातों रात उन चिट्ठियों को नष्ट किया? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम बार बार कहते हैं, ये हमारे वरिष्ठ इतिहासकार बैठे हैं, ये लोग जानते हैं कि इतिहास को किस तरह से तोड़ा गया, मरोड़ा गया। चंद्रशेखर आजाद को क्या बताया गया, भगत सिंह के बारे में क्या लिखा गया, इस देश में अकबर को महान बताया गया, राणा प्रताप को क्या बताया गया, ये देश के लोग जानते हैं। और इनके मुंह से अभी जो बात निकली किसी ने ध्यान से सुनी नहीं। ये कह रहे थे इमरजेंसी सही थी, वो जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जिसके पक्ष में कांग्रेस भी नहीं खड़ी होती, वो यहां पर इसकी बैठ करके पैरवी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले इनको कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। वो इमरजेंसी का काल, आपातकाल इस देश के लिए जो है इतना घिनौना अपराध किया था उस समय की सरकार ने, कि जो पूरे मीडिया तंत्र को जो है वो बंद कर दिया गया था, सारी आवाजों को बंद कर दिया गया था। उसको कांग्रेस के यहाँ पर वक्ता प्रवक्ता बैठ करके उसको जायज ठहराने की बात करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इतिहास, हमारा इतिहास जो
इतिहास रहा है उसको समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके इसलिए तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से संभल के अंदर कल एक मंदिर का हमको मिला वहां पर, जब पुराने मंदिर निकल रहे हैं जिनको छुपा दिया गया है, पता ही नहीं चल रहा कि 38 जहां पे 32% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वहां मात्र 8% हिंदू कैसे हो गए। वो संभल का इतिहास 1978 का 1991 ठीक है विजय राठी साहब, मैं आऊंगा जी, प्लीज आऊंगा, नहीं प्लीज आऊंगा, मैं आऊंगा जी, मैं आऊंगा। आप ही की पार्टी के सहयोगी हैं, अब थोड़ा सा आप लोग उससे नाराज और नाराज हो जाएंगे अगर आप उनका वक्त लेंगे। विजय राठी साहब, आप लोग भी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे यूपीए को, इसी वजह से तो नहीं डिफेंड करना पड़ रहा है? देखिए आयुष जी, ऐसा है जब हम बोलते हैं, प्रोफेसर साहब भी ये सब है, बड़े सहनशील समझा जाता है इन लोग, लेकिन जब ये बोलते हैं सवाल मैं भी खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन इनमें इतना भी सहनशीलता नहीं है कि मैं आपस में बोलने के चर्चा बाद मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपस में चर्चा मत करिए। आपके भी सवाल खड़े हो जाएंगे जैसे मैं बोलूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जितने लोग आप लोग बोलते आपस में लड़ेंगे उससे अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आयुष जी ये बोल रहा हूँ, प्रोफेसर कपिल कुमार जी भी जब बोल रहे हैं इतिहासकार हैं, तो इतिहासकार कभी एक चश्मा लगा के नहीं देखता। इनका एक छपा था 29 अप्रैल 2023 में। अभी मैं बता दूं, इन्होंने बोला था अंबेडकर वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फ्रीडम मूवमेंट। अंबेडकर साहब के लिए भी इन्होंने बोला कि वो फ्रीडम मूवमेंट में, करोड़ों लोग आपका टीवी देखते हैं, कि वो कभी राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में B.R. अम्बेडकर जी कभी शामिल नहीं हुए। मैं साबित करूंगा। नहीं ठीक है, नहीं ये डिबेट का विषय नहीं दोनों लोगों के लिए। मेरे बोलिए, सवाल आज क्या है? झूठा नहीं नहीं आरोप प्लीज लगाइए। प्लीज क्या पढ़ा था आपने? बिना पूरा आर्टिकल पढ़े हुए उसमें से एक वाक्य मत उठाइए, यही इनका झूठा बना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग आपस में मत करिए। विजय राठी साहब, विजय राठी साहब, विजय राठी साहब, नेहरू पे जो मैंने लिखा है उसको गलत साबित विजय राठी साहब, विजय राठी साहब, नेहरू पे भी बहुत कुछ लिखा है मैंने। विजय राठी साहब, नहीं प्लीज कपिल सर, आप लोग ये चर्चा अलग कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में मत लड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एग्जैक्टली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपस में मत लड़िए। विजय राठी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सरकार को समर्थन दे रहे थे 2008 में जब ये हुआ, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, और प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल के सदस्य ने भी ये आरोप लगाया है कि हमने लेटर लिखा बाकायदा, सोनिया गांधी जी को भी लिखा गया, राहुल गांधी जी को भी लिखा गया, उस पर जवाब नहीं आया है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या वो मजबूरी है क्योंकि आप सरकार को समर्थन दे रहे थे? आप ये बताइए कि कोई भी बैठ करके इतिहास को कुछ भी कहेगा, प्रोफेसर हम भी हैं और हम सुनेंगे, हम मतलब उस बात का जवाब नहीं राठी देंगे। साहब उससे हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, उससे हम आगे बढ़ गए। राठी साहब, नहीं प्लीज 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 प्लीज, राठी साहब, कपिल सर प्लीज 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 प्लीज, राठी साहब, राठी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राठी साहब, अच्छा फोटो है, विजय राठी जी, विजय राठी जी, विजय राठी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विजय राठी जी, नहीं प्लीज 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 प्लीज, नहीं कपिल सर प्लीज, कपिल सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कपिल सर गुजारिश कर रहा हूँ, राठी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब देखिए। आप लोग पर्सनली लड़ेंगे फिर मुद्दा नहीं है ना। इस डिबेट का इशू विजय राठी, कपिल कुमार या आयुष सूर्यवंशी नहीं है। जिस सवाल पर मैंने पूछा आपसे वो जवाब दीजिए, और प्लीज आपसे अगर मैं बता दूं एक इतिहासकार एक ही चश्मे से देखता है, फिर से वहीं पहुंच गया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, 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 मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, अच्छा ठीक है, कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, कपिल सर, कपिल जी, कपिल सर, कपिल सर, ठीक ठीक ठीक, कपिल सर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, कपिल सर, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, विजय राठी जी, कपिल जी बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, क्या ऐसा कोई रेफरेंस था, और वो पब्लिक डोमेन में तो था ही ना। एक डिबेट ये हो सकती है कि उस पर कानूनी कार्रवाई क्या हुई, क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन लेटर्स के सीक्रेट पर सवाल क्यों उठ रहा है, सीक्रेसी पर? वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, डॉक्यूमेंटेड भी होगा अगर किसी ने रेफरेंस लिया होगा किताब में। कपिल सर देखिए ऐसा है, हाँ नहीं ये क्या, ये सुन ले भाई, इसकी सुन ले। नहीं प्लीज प्लीज बोलिए, इसकी सुन ले। नहीं प्लीज 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 बोलिए आप, और सर सम्मान बोलिए एक दूसरे को। मुझे आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा इससे बात करना। नहीं ये जो कह रहे हैं ना एक चश्मे से इतिहास लिखते ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है, हाँ, कि बहुत सारे तथ्य हमारे यहाँ ऐसे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस को लेकर के 1947 से वक्त का लेकर मेरे पास संक्षेप बताइएगा, और बाद की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है अंग्रेजों के साथ की, वो पब्लिक होनी चाहिए। अगर ये 2016 में डिक्लासिफाइड फाइल्स जो है नहीं होती, बाहर आती, तो ये भी नहीं पता लगता कि आजाद हिंद फौज के खजानों के साथ क्या क्या हुआ था। ये लेटर्स तो ऑलरेडी एक टाइम पीरियड के लिए पब्लिक में थे ना, इसीलिए तो सीक्रेट कहां इसमें? डोमेन में थे, और हो क्या रहा था कि उन लेटर्स को देख करके हम लोग जब कोई चीज लिखते थे तो वो चीजें राजनीतिक तौर पे कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो वहां जब डायरेक्टर बनी वो मृदुला मुखर्जी,
तो मोर लॉयल द किंग देन वाली बात की उन्होंने, क्योंकि वो और कांग्रेस का इतिहास लिखती थी वो बिपिन चंद्रा के साथ। तो उन्होंने कांग्रेस के इतिहास के हिसाब से कैसी कई फाइलों को जो कांग्रेस के लिए क्रिटिकल थी, जो कांग्रेस ने क्रिटिकल नहीं समझी,